जय हिंद बच्चों, समय हो चला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एल्काइल हैलाइड के सवाल करने का। पहला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड इज। मतलब आपको इन एल्कोहल्स को HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। अगर आप एल्कोहल के HCl के साथ रिएक्शन याद करें तो उसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, जो एनहाइड्रस ZnCl2 HCl के साथ होती है। और आपको पता है टर्शरी एल्कोहल बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि टर्शरी एल्कोहल बनाते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। तो अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो सबसे बढ़िया कार्बोकैटायन बनाएगा ये C, उसके बाद B, उसके बाद A, CBA, यानी कि ऑप्शन जाएगा सेकंड। CBA यानी कि ऑप्शन जाएगा सेकंड, ये हो गया CBA। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल ईल्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। अब देखो रूम टेम्परेचर पर अगेन वही ल्यूकास रिएजेंट को दोबारा उन्होंने ले लिया। आप जरा फटाफट से देख के बताइए कि रूम टेम्परेचर पर कौन HCl के साथ रिएक्शन करेगा। ल्यूकास रिएजेंट के बाद चल रही है टर्शरी अल्कोहल करता है। टर्शरी अल्कोहल सिर्फ यही वाला था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y ऑन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बन रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो N2Cl हो गया, CO2Cl2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर Y और N2 निकला है। ये रिएक्शन अगर आप देखें, हालांकि थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, यहाँ पर इन्होंने HCl भी इसमें साथ में लिखना चाहिए। रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। इसे अपन लोग सैंडबेर रिएक्शन बोलते हैं। इसकी जगह पर कॉपर यूज कर ले तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको प्रोडक्ट तो क्लोरोबेंजीन ही मिलता है, लेकिन रिएक्शन को हम गाटरमैन रिएक्शन बोलना शुरू कर देते हैं। उसका तीसरे का आंसर जाएगा A। चौथे पर आते हैं, चौथा सवाल हमारे सामने ये रहा। तो चौथा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा महाराज, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, टॉल्विन रिएक्ट्स विद अ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज। अब सिंपल सी बात है, टॉल्विन की रिएक्शन जब आप करा रहे हो, टॉल्विन की रिएक्शन आप करा रहे हो, यहाँ पर किसके साथ करा रहे हो, कोई हैलोजन के साथ करा रहे हो, और यहाँ पर कोई आपने FeCl3 ले रखा है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लोरिनेशन। अब बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन होती है क्या कहलाती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, फ्रिडेल क्राफ्ट और सल्फोनेशन, 4 होती हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। किस किस में हेलोजन एक्सचेंज हुआ है, आइए देखिए। इसमें हुआ, ये रिएक्शन फिंकलस्टीन कहलाती है, इसमें एसीटोन का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर HX आके जुड़ा है। एक्सचेंज का मतलब एक हेलोजन हटे दूसरा जुड़ जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो यहाँ पर हुआ तो है, लेकिन ये हेलोजन एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसके अंदर OH की जगह पर X लगा है, और यहाँ पर तो H हटा करके आपने इधर यहाँ पे H हटा करके यहाँ पर हेलोजन जोड़ी है। एक्सचेंज की बात की तो एक्सचेंज तो सिर्फ A में हुआ है, तो उसका आंसर क्या चला जाएगा, यहाँ पर 5th का आंसर A हो जाएगा। तो 5वें का आंसर अपने को बोलना पड़ेगा, यहाँ पर 5th का आंसर हो जाएगा A। हेलोजन एक्सचेंज फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाती है, ये NaI की यहाँ पर प्रेजेंस होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, एक मिनट ठहरिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन करानी है। अब देखो यहाँ पर Cl लग रहा है ये। अब एल्केन पर जब हेलोजन लगानी होती है तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में लगती है, जिसको कि हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, पहला आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, और 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ दियर डेंसिटीज। बहुत सुंदर सवाल है। देखो, डेंसिटीज होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले तो मास ज़्यादा होना चाहिए। मास अगर आप देखेंगे तो मास आपको इन दोनों का ज़्यादा दिखाई देगा। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ब्रोमीन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्रोमीन का वजन अकेले का 80 है भाई, क्लोरीन का 35.5 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, D की, फिर C की, फिर B की, फिर A की। तो DCBA ये हो गया A, फर्स्ट चला गया यहाँ पर। 8वें पर आ जाइए। 8वें क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज करना है। ये रहा। बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज करने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है। BP में अरेंजमेंट करना हो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है सबसे पहले। सेकंड नंबर पर फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या देखा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सबसे भयंकर देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में बराबर कार्बन है, बराबर ब्रोमीन है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखे जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ तो है नहीं। यहाँ पर जो
एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो पोलर भी कुछ बहुत अच्छे खासे नहीं होते जो हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यहाँ पर बोल दें। तो यहाँ पर फिर लैंडॉन फोर्सेस लगेंगे, और लैंडॉन फोर्सेस जो होते हैं वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ बी में है, उसके बाद ए में है। इसकी तो सरफेस दिख रहा है ना आपको कितना बड़ा सरफेस एरिया है, यहाँ पर भी सरफेस एरिया बड़ा, यहाँ पर तो आते तो सरफेस छोटी हो गई। तो बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी जाना चाहिए, बी ए सी। तो बी ए सी जाना चाहिए यहाँ पर थर्ड, 8वें का आंसर हो जाएगा सी। 9th पर आते हैं, 9th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है, क्या आप स्टार का मतलब समझते हैं? मैं आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देखिए। क्या आप स्टार का मतलब समझते हैं? स्टार का मतलब जो बना हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि कार्बन जो है वो कायरल है। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद आस्टरिस्क इज एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक का मतलब उसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए। तो ए वाला तो है, चारों वैलेंसी अलग अलग है। ए वाला तो है, इसकी भी चारों अलग अलग है। ये वाला भी है, बी भी है, इसकी भी चारों अलग अलग है। ये सी भी है, ये नहीं है, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम आ रही है। तो ए बी सी आएगा। तो आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। तो आंसर जाएगा इसका सेकंड, ये इसका आंसर हो गया ए बी सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। पूछ रखा है इसका इनेंशियोमर इसमें से कौन कौन है। सबसे इजी तरीका तो ये कि आप इसका आरएस नोमेनक्लेचर कर लें। अब इसके लिए आपको आरएस नोमेनक्लेचर आना चाहिए। तो जो बोर्ड्स लेवल पे जो लोग पढ़ते हैं, बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को आरएस नोमेनक्लेचर वो नहीं पढ़ाया जाता है, तो उनको स्किप कर देना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने आरएस नोमेनक्लेचर सीखा हुआ है वो उसको आराम से देख सकते हैं। तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इधर हो गया H, ये इधर आ रहा है हमारे पास C2H5, इधर ये टर्न हुआ लेफ्ट में, तो Br चला जाएगा हमारे पास लेफ्ट में, और इधर आ जाएगा मिथाइल। मैं नंबर डालूंगा तो उधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, चौथे को छुपाएंगे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे है। तो इन चारों में से जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो उसका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले वाले को चेक कर लेते हैं। इधर H है, इधर यहाँ पर CH3 है, लेफ्ट में टर्न हो रहा है, Br इधर आएगा, C2H5 इधर आएगा। ये रहा पहला, पहले के बाद यहाँ पर ये रहा इधर दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, चौथे को छुपाएंगे 1 2 3 क्लॉकवाइज R आ गया। इसका आंसर हो गया है ये, क्योंकि S का जो इनेंशियोमर फॉर्म अगर बनाते हैं दूसरी किसी कंपाउंड की, अगर एक का R है तो दूसरे का S कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तो आपस में इनेंशियोमर्स हो जाते हैं एक ही कंपाउंड के। बाकी में भी चेक करने की अब आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी अगर हम चेक करना चाहें, चलिए कर लेते हैं, दिखाने के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए कर लेते हैं। चलिए ये रहा, ये लेफ्ट में टर्न हो रहा है, तो C2H5 इधर आएगा, H इधर आएगा। तो आपने पहला इसे ले लिया, दूसरा इसे ले लिया, तीसरा इसे ले लिया, चौथा इसे ले लिया, चौथे को छुपा लिया 1 2 3 क्लॉकवाइज, फोर्थ अपनी जगह पर नहीं है तो S आएगा। तो ये S है, S का इनेंशियोमेरिक फॉर्म S नहीं हो सकता है। ऐसा आप इन सबको बना के देख सकते हैं। फिलहाल हमारा आंसर फर्स्ट आ चुका है। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अगर आप लोगों ने आरएस नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रखा है तो दिल छोटा ना करें, आगे बढ़ें। बोर्ड के एस्पिरेंट्स के लिए, बाकी नीट और जेई के एस्पिरेंट्स तो पढ़ते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड? अब विसिनल किसे बोलते हैं? विसिनल के लिए यहाँ पर आजू बाजू में लगे हो तो विसिनल, और एक पर ही लगे हो तो उसको जेमिनल बोलते हैं। तो विसिनल मतलब 1 2 टाइप का होना चाहिए। तो 1 2 डाइक्लोरोइथेन हो गया अपना आंसर। डाइक्लोरोमीथेन तो होगा नहीं, इथाइलिडीन क्लोराइड भी नहीं होगा। इथाइलिडीन क्लोराइड कैसा होता है? ऐसे करके Cl लगे होते हैं। एलाइल क्लोराइड होगा नहीं। एल कैसा होता है? डबल बॉन्ड के पड़ोस वाली पोर्शन एलाइलिक कहलाती है, तो होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड, ये रहा, कैन बी क्लासिफाइड एज, देखो ना, C डबल बॉन्ड C के पड़ोस वाले कारण पर एलाइलिक पोजीशन कहलाती है, इसको तो एलाइल बोलेंगे, है ना। डबल बॉन्ड की दोनों पोजीशन कौन सी होती है? तो विनाइलिक होती है। डबल बॉन्ड की दोनों पोजीशन विनाइलिक होती है, उसके जस्ट पड़ोस वाली कहलाती है एलाइलिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। Which of the following species attacks the benzene in this reaction? अब ये बेंजीन है, बेंजीन आपको पता है बेंजीन में 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होती है इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच होती है तो ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजों को अटैक कराएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज यहाँ पर Cl है, ये अटैक करेगा। अब आप कहोगे जो AlCl3 भी है, नहीं ना, बेंजीन से क्या बना रहे हो? क्लोरोबेंजीन, तो उसका मतलब बेंजीन पर अटैक करने Cl+ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड इज अभी पीछे आया था, ये रहा इथाइलिडीन क्लोराइड, बार बार बोल रहे हैं लोग, दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड।
और इथाइल क्लोराइड को देखोगे तो एक ही कान पर 2 Cl लगे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे आप इसे? जेम डाइहैलाइड बोलेंगे। तो 14 का आंसर हो जाएगा 2। 15th पर आते हैं, ये रहा 15वां सवाल। व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? अब HCl का यहां पर रिएक्शन कराया जा रहा है। अब कायदे में इसका आंसर जो बैठना चाहिए वो बैठना चाहिए इसका आंसर 4। अब इसके लिए आपको इसका एक्चुअली में पूरा मैकेनिज्म ठीक तरीके से इसका आना चाहिए। अब जो आप अगर बुक्स वगैरह देखेंगे, नॉर्मली जो बुक्स में आंसर दिया हुआ है NCERT एग्जाम्पलर में, उन्होंने आंसर इसका एक्चुअली में सी दे रखा है। उन्होंने डायरेक्ट मार्कोनिक ऑफ एडिशन यहाँ पे करके सी दे रखा है। स्कूल एस्पिरेंट्स को एक्चुअली में यही लगेगा, क्योंकि उनको स्कूल लेवल पर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट्स नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ये है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर एचआयन अटैक करता है, और एचआयन अटैक करने के बाद ये रहा इधर बनाता है, ये इधर प्लस बनाता है, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट होकर के यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इस जगह पर अब इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा है। इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होगी और अब इसके ऊपर यहाँ पर Cl नेगेटिव को अटैक करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इसका बेस्ट आंसर जो बैठता है उसका 4th बैठता है। लेकिन आप पाएंगे NCERT एग्जाम्पलर में इसका आंसर यहाँ पर गलत मेंशन किया हुआ है लोगों ने। बनेगा तो सारे बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो या तो कुछ लिखते हैं यहाँ पर सेकंड मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, ये सेकंड मेजर बैठेगा इसका, ये वाला फर्स्ट मेजर तो उसका ये बैठेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन अच्छा बन रहा है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रखा, अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की हम बात करें तो जैसे इस प्रकार की बात चल रही है, ये रहा CH3CH2Br। अब ये क्या पसंद करता है? तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर आप देखें तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तो SN1 तो आपको पता है टर्शरी में होती थी, SN2 होती है प्राइमरी के अंदर। अच्छा, रेसिमाइजेशन SN1 की प्रॉपर्टी है, SN2 की प्रॉपर्टी है नहीं। अल्फा एलिमिनेशन के लिए हिंडर्ड जगह चाहिए, वहां पर अल्फा एलिमिनेशन होता है, तो आंसर जाना चाहिए इसका SN2। तो 16th का आंसर जाएगा यहाँ पर B। 17वें पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडियली। अब SN1 के अंदर कार्बोकैटायन अच्छा बनना चाहिए, कार्बोकैटायन इन सब में एक जैसा बन रहा है, तो फिर क्या चेक करते थे? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा? आयोडीन, इसको चला जाना चाहिए, क्योंकि CI बॉन्ड आराम से ब्रेक होगा बनिस्बत C और F बॉन्ड के, ठीक है ना। लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी याद है ना, FI होता था, फिर Br होता था, फिर CH सबसे पुअर लीविंग ग्रुप फ्लोरीन होता था, क्योंकि कार्बन के पास भी 2p है और फ्लोरीन के पास भी 2p है, तो बॉन्ड बहुत अच्छा बनता था यहाँ पर। आयोडीन के पास 5p है, एनर्जी डिफरेंस आ जाता था बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड अच्छा नहीं बनता था। अब हम आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में, विच इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फला कंपाउंड का IUPAC नेम बनाने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन चेन खोल लेनी चाहिए। CH तो बन जाएगा CH2CH3 और इधर CH2Br। तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये रही, फिर नंबर डालोगे आप 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये रहा यहाँ पर 3rd। व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन, ये कार्बन है, उसमें ब्रोमो लगा हुआ, साथ में 2 इथाइल लगे हुए हैं, ये रहा एक इथाइल ये लग रखा है, और इसकी चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करती है। सबसे पहले रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन ठीक से छांट लीजिए। अब नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमोपेंटेन इसका नाम बैठ रहा है, तो 3 ब्रोमोपेंटेन ये रहा। 19 का आंसर आप सेकंड बोल देंगे। चलिए आगे चलते हैं, 20th पे आते हैं, द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। अब टॉल्विन की रिएक्शन करा रहे हो क्लोरीन से आयरन की प्रेजेंस में, तो ये रहा CH3। इसकी रिएक्शन करा रहे हो क्लोरीन से आयरन की प्रेजेंस में, कौन सी रिएक्शन है? इसको बोलते हैं फ्रेडल वो हेलोजिनेशन ऑफ टॉल्विन। CH3 कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे Cl लगे मिलेंगे आपको, तो ऑर्थो पैरा पे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, यानी कि मिक्सचर ऑफ सेकंड एंड थर्ड मिलेगा, ये जाएगा इसका आंसर। आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड। अब क्लोरोमीथेन आपके पास है CH3Cl, इस पर आपने अमोनिया डाल दिया, वो भी एक्सेस में। तो जब एक्सेस में अमोनिया डालोगे तो क्या होगा? HCl आएगा बाहर और बन जाएगा CH3NH2। अब इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखें, अगर आप इसको एक्सेस में लेते तो रिएक्शन बार बार होती रहती, जिसको कि आप हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन बोलते हो।
लेकिन उसने क्या बोला आपको, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया ज्यादा है तो इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, तो आपको मिलेगा थर्ड। तो 21 का आंसर जाएगा यहाँ पर थर्ड। ध्यान रहे अगर वो पूछता अमोनिया इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरोमीथेन, तो फिर जो बनता है इसके साथ फिर से क्लोरोमीथेन रिएक्शन करता और यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस NH बनाता, फिर आगे जाता, फिर यहाँ पर CH3 होल थ्राइस N बनाता, फिर रिएक्शन करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता। तो ये सवाल अच्छा सवाल थोड़ा सा इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोसिबल ओवर देम आर नोन एज कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। आपको पता है नॉन सुपर इम्पोसिबल जो होते हैं वो होते हैं इनेंशियोमर्स, उसके लिए आपका कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना चाहिए, वो भी सिंगल कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। अगर होता है सिंगल कायरल कार्बन एटम तो वो ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये रहा 2 ब्रोमोब्यूटेन, यस दिस इज कायरल, इसकी चारों वैलेंसी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और चौथा हाइड्रोजन होगा, ये तो है। 1 ब्रोमोब्यूटेन बिल्कुल नहीं बैठने वाला, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये रहा 1 ब्रोमोब्यूटेन, इस जगह पर तो CH2 लगा होगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये रहा 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसकी दोनों वैलेंसी सेम हो गई, बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल बोल रहा है, तो ये रहा 2 ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल, तो यहां पर CH3 दो वैलेंसी सेम हो गई, बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, तो सिर्फ आंसर यही जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। C6H5CH2Br विद एक्वस NaOH के साथ क्या फॉलो करेगा। देखो यहां पर ही जो क्वेश्चन है ना, चूंकि आपने यहां पर एक्वस NaOH का प्रयोग किया है, एक्वस NaOH का, तो एक्वस NaOH एक होता है वीक बेस, और अगर आप देखेंगे तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा बहुत अच्छा। अगर इसमें से Br हटा दें तो बेंजीन के ऊपर CH2 आ जाएगा प्लस, तो कार्बोकैटायन बहुत अच्छा, साथ में वीक बेस, तो ये कॉम्बिनेशन जाता है SN1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। पूछा इसमें से कौन सा एसिमेट्रिक लग रहा है, तो जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो। ये नहीं हो सकता इसकी दो वैलेंसी इससे मैच कर रही है, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, बी बिल्कुल जाएगा। सी इसकी चारों वैलेंसी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल सी भी जाएगा। तो बी और सी तो आंसर हो गया। ये नहीं जाएगा क्योंकि दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन नहीं पूरी करती है। 25वें क्वेश्चन पर मैं आता हूं आपको लेकर के, तो 25th क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये रहा 25वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन NSR। रेसमिक मिक्सचर उसमें से मिलेगा जो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव तो हो पहले आपका कंपाउंड। तो अगर आप इसे देखेंगे, ये Br हटाएंगे तो CH3CH, इधर C2H5, इधर OH आएगा और आपका ये कायरल है। चूंकि ये भी कायरल था, ये भी कायरल है। अगर SN1 रिएक्शन हो जाएगी तो SN1 रिएक्शन में यहाँ पर आपको डेक्स्ट्रो प्लस रिबोकॉल मिक्सचर मिल जाएगा, तो A तो जाएगा। ये कायरल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसे देखेंगे आप तो ये रहा यहाँ पर CH2, इसकी जगह पर अगर OH आ जाएगा तो भी ये कायरल नहीं बनेगा, चूंकि खुद ही कायरल नहीं है। और आप Br की जगह OH लगा दोगे तभी भी ये कायरल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। यहां तक कि अगर आप कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट भी कर दें, हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करा करके ऐसे भी ले आए, तो भी जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो आपका रेसिमाइजेशन के लिए आपका जो रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड जो है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो वो सिर्फ ए में था, तो 25वें का आंसर ए जाएगा। 26 की तरफ चलते हैं। लिख रखा है इन द क्वेश्चन 26 से 29 अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब पूछ रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होगा फास्ट। अब देखो जरा क्या क्या हो रहा है। देखो एक बात पढ़ने को मिलती है, क्लोरोबेंजीन अपने अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कराता, क्योंकि Cl का बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है। उसको ब्रेक करने के लिए आपको ड्रास्टिक कंडीशन 623 केल्विन 300 ATM लगाना पड़ता है। यह दूसरा तरीका होता है कि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरोबेंजीन पे जोड़ दीजिए। जब आप क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर 3 NO2 ग्रुप लगा लेते हैं, तो वही रिएक्शन जो पहले 623 केल्विन और 300 ATM पे हो रही थी, अब वो रूम टेम्परेचर पे होने लगती है और सिर्फ पानी से हो जाती है। NaOH भी नहीं चाहिए होता उसके लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे लोअर पे तो A जाएगा, यानी कि दोनों नहीं बैठते। अब अगर आप देखेंगे तो NO2 ऑर्थो पैरा पे लगा हो तो सबसे अच्छा मजा देता है। तो ऑर्थो पे लगा है तो मेटा पे लगा है, तो यहाँ पे पहले B जाएगा फिर C जाएगा।
BCA तो हो गया हमारे पास थर्ड। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है यहाँ पर, अगेन वही चीज़, आप सबसे अच्छा यहाँ पहले बात तो देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वैसे ही इसका 36 मानने वाला है, तो ये ए से शुरू होगा, यानी कि दोनों तो हो नहीं सकते। तो 27 पे जाएंगे तो दोनों तो ये हो नहीं सकते हैं। अब ये बचे 2। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो Cl से दूर लगा होना चाहिए मिथाइल, तभी रिएक्शन इजीली हो पाएगी। जैसे आप Cl के एकदम निकट ऑर्थो पेनोट चाहते थे, ऐसे अब ऑर्थो में मिथाइल लगा होगा तो रिएक्शन को खराब करेगा। तो सबसे अच्छा जाएगा C। ए के बाद जाना चाहिए यहाँ पर तुरंत C को, तो ए के बाद जाना चाहिए यहाँ पर, ए के बाद जाना चाहिए तुरंत C को, तो ए के बाद तुरंत C यानी कि जाएगा चौथा। तो 27 का जो हमारा आंसर बैठ गया है वो बैठ गया 27 का आंसर हमारे पास इधर बैठ जाएगा ये D। चलिए अब इधर आगे चलते हैं और 28 पर चलते हैं। अब वही 3 NO2 लोग हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहीं आ रहा होगा, C जाएगा, फिर B जाएगा, फिर A जाएगा, CBA। तो CBA कर लीजिए, CBA है कोई, ये रहा CBA। 29 पर चलते हैं, 29 पर चलते हैं। 29 क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसको अरेंज करना है तो सबसे ज़्यादा तो जाएगा A, बहुत बुरी स्थिति में होगा C, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। A के बाद B, B के बाद C, ABC, ABC ये चला जाएगा। 29 का थर्ड, which is the correct increasing order of boiling point of the following compound? ब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्रोमोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन। देखो जी इसको तो नंबर चौथा जाना चाहिए। कार्बन चेन सबकी बराबर है, अब हेलोजन से अलग अलग लग रखे हैं, तो फिर मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी। तो मोलर मास सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है। तो आयोडो ब्रोमो क्लोरो फिर ब्यूटेन आना चाहिए। आयोडो ब्रोमो क्लोरो ब्यूटेन पहला ही ऑप्शन हो गया। 31 विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? यहां देख लीजिए, ब्रोमोबेंजीन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोइथेन। तो ये रहा ब्रोमोबेंजीन, देख लेते हैं भाई साहब। ये रहा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोइथेन। तो मोलर मास से चेक कर लेंगे, सबसे ज्यादा मोलर मास तो उसी का ही है। तो ब्रोमोबेंजीन, फिर ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, फिर इथेन आना चाहिए। ब्रोमोबेंजीन, ब्यूटेन, प्रोपेन, फिर इथेन, ये हो गया चौथा ऑप्शन, है ना। बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले आप मोलर मास चेक किया करें, मॉलिक्यूलर वेट के बाद फिर आप बाकी चीज़ों पे जाया करें, अदर मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बाद में जाया करें। पहले मॉलिक्यूलर वेट देख लिया करें, सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें बाद में देखने की होती हैं। चलिए अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। एक रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, अगर आप उसको पहली ही दृष्टि में देखते हैं तो आपको साफ साफ रिएक्शन दिखती है SN2। कैसे पता? चूंकि यहाँ पर पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर बनाया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए देखते हैं। A एंड E बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल ठीक है। A भी न्यूक्लियोफाइल है और जो निकलने वाला ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये तो सही है। अब A एंड E बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, ये तो गलत हो गया। अब इस कार्बन को देखो, अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे बॉन्ड बने होते हैं, 4 बॉन्ड बने होते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ पर टूट चुका होता है, ये निकल रहा होता है यहाँ से बहुत, और दूसरा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अगर आप एट प्रेजेंट कार्बन पर देखें तो जो बने हुए बॉन्ड्स हैं, जो प्रॉपर बॉन्ड्स हैं जिनसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, वो तो उनसे निकालते हैं जो बॉन्ड बने हुए। ट्रांजिशन स्टेट वाले बॉन्ड से थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे। तो बॉन्ड कितने बने हुए इस वक्त? यहाँ पर 3 बने हुए हैं। तो ये C का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, न कि sp3। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 1 और 3 इसका आंसर जाएगा। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन? द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। B एंड D हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, B और D। आपको पता है SN2 के अंदर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर आपका सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो हाइड्रोजन 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 है, तो हाइड्रोजन 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 है, तो इसका ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में तो पता चलेगा ना कि कॉन्फ़िगरेशन D से बदल करके L हो गई या R से बदल करके S हो गई। जब वो है ही ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो लिख रखा है B एंड D हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल नहीं जाएगा। B एंड D हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, यही इसका आंसर जाएगा। द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, ये गलत है। तो आंसर हो गया A और C। तो इसके आंसर जाएंगे A और C, B और D की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर
लेकिन अगर इस सवाल में कुछ ऐसे लिख दिया होता CH3 और इधर यहाँ पर कुछ C2H5 इस टाइप की चीज होती, तो अब मैं यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन बदला हुआ मानता, क्योंकि ये कंपाउंड यहाँ पर इस वक्त ऑप्टिकली एक्टिव है और जब ये एक्शन SN1 परफॉर्म करेगा तो आफ्टर एक्शन कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिलती है। जो एग्जाम्पलर के जो सोल्यूशन है उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पर इसके यहाँ पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बोल दिए हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट इस परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं कहला सकते जिस परिस्थिति के अंदर यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप्स एक जैसे लगे हुए हों। आप इसके आंसर में सुधार कर लें, इसका आंसर 1 और 3 जाएगा, या फिर इसके क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। 34 पर आते हैं। Which of the following statements are correct about the reaction intermediates? अच्छा, तो ऊपर जाना पड़ेगा हमको उसके लिए। इसका मतलब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट्स के कौन कौन से स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट हैं। आओ देखें। इंटरमीडिएट C is unstable because in this carbon is attached to 5 atoms. इंटरमीडिएट C कार्बन 5 एटम से अटैच्ड है G। ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो जाएगा। इंटरमीडिएट C इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, इस वजह से नहीं है। 5 ग्रुप उसने अपने ऊपर होल्ड कर रखे, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये तो उसका कारण नहीं है। इंटरमीडिएट C इज स्टेबल, स्टेबल तो वो है ही नहीं। इंटरमीडिएट C इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट B। ये देखते हैं क्या हुआ। ए आंसर इसका, ध्यान रखना। अब चौथे को देखते हैं। इंटरमीडिएट C is less stable than the reactant B. Intermediate C is less stable than the reactant B. बिल्कुल सही बात है। आप अगर ग्राफ को देखें, आप ग्राफ समझ रहे हैं क्या हो रहा है। ग्राफ कुछ ऐसे जाता है इसका, इधर रिएक्टेंट होते हैं, ये हमारे पास A + B यहाँ है, इधर आपका C है, उधर D है, तो उसकी तो एनर्जी ज्यादा है ना, ज्यादा एनर्जी है तो स्टेबिलिटी तो कम ही होगी। तो ठीक बोल रहा है वहां पर। आंसर क्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका A और D। इसके आंसर A और D हो जाएंगे। अगले को देखते हैं। तो उठाना मत। आयुष भाई बीच में फोन आ गया था, यहां पर कट लगेगा। 3, 2, 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 35, 36 दो क्वेश्चन का आंसर इस मैकेनिज्म से करना है। पहले मैकेनिज्म को देख लेते हैं क्या दिख रहा है देखने में। ये एक सेकेंडरी हैलाइड लग रहा है देखने में, OH नेगेटिव और सेकेंडरी हैलाइड है। सेकेंडरी हैलाइड के साथ तो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। फिलहाल इन्होंने CH3H और Cl, तो इस Cl की जगह OH किया हुआ है, इथाइल बैक में था, ऐसे रखा हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर, क्या क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं। Which of the following statements are correct about the mechanism of this reaction? अब यहां पर आप अगर देखें तो ये प्रेजेंटेशन ही सही नहीं है। इधर ये H अबव द प्लेन में है, इधर भी H अबव द प्लेन में, इथाइल बिलो द प्लेन में, इथाइल बिलो द प्लेन में। Cl की जगह आपने OH लगा दिया है। अब Cl की जगह OH लगा दिया है तो आपके हिसाब से तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं करी है आपने इसके अंदर। तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज इसकी नहीं की है, अगर बदल दी होती कॉन्फ़िगरेशन तो मैं से SN2 मान लेता, लेकिन चूंकि आपने इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं करी है तो मेरा दिमाग थोड़ा जा रहा है कि मैं इसे SN1 मान लूं, चूंकि SN1 के अंदर हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता था। मतलब अगर हमारे पास ये डी कॉन्फ़िगरेशन होती थी, अगर हमारे पास ये डी कॉन्फ़िगरेशन होती थी तो मुझे यहाँ पर डी और उसके साथ साथ एल भी मिलता था। तो फिलहाल तो चूंकि कॉन्फ़िगरेशन डी है, उधर भी कॉन्फ़िगरेशन डी ही है, चेंज नहीं हो रही है, तो मैं इसको SN1 की तरफ लेकर के जाऊंगा। और SN1 के हिसाब से आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो 35 का आंसर ए तो जाएगा ही। OH will attach the substrate B from one side and Cl will leave simultaneously from other side। मैं इसको नहीं मान सकता क्योंकि ये SN2 के अंदर होता है कॉन्फ़िगरेशन बदल देना, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बदली नहीं है आपने। An unstable intermediate will be formed in which OH and Cl negative will be attached by weak bonds। ये भी नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे करके जो OH और ऐसे करके Cl वीक बॉन्ड्स की बात चल रही है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट की तरफ इशारा कर रहा है जो कि SN2 का पार्ट है। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म, हाँ ये सही है, तो 1 और 4 इसका आंसर मैं यहाँ पर मानूंगा।
36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन कौन से करेक्ट हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली बी। देखो जब आपने यहाँ पर SN1 रिएक्शन इसको मान लिया है, तो SN1 रिएक्शन मानने के बाद तो फिर आप SN1 रिएक्शन में जब रेट लिखते हैं तो रेट कैसे लिखते हैं SN1 का रेट लिखा जाता है रेट इक्वल टू के। इस पर तो डिपेंड करता है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये बात तो वो सही कह रहा है कि सिर्फ बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट तो सही बैठता है, तो इसका आंसर ये ए तो सही जाएगा, तो ए तो उसका सही जाएगा। अब द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, नहीं है तो SN2 का है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1, ये सही है क्योंकि ये SN1 है, और मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ये गलत है क्योंकि रिएक्शन SN2 नहीं है SN1 है। तो आंसर जाएंगे ए और सी, तो उसके आंसर जाएंगे ए और सी। आगे चलते हैं। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिफाई हेलो एल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये पूछ रहा है आपसे हेलो एल्केन बताइए इसमें से कौन सी है। अब हेलो एल्केन के लिए बोल रहा है, ध्यान रखना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड से हेलोजन कनेक्टेड मांग रहा है आपसे, ऐसा कह रहा है वो कि जहां पर हेलोजन कनेक्टेड हो वो वाला कार्बन कैसा होना चाहिए sp3। तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई हेलो एल्केन, तो 2 ब्रोमोपेंटेन बिल्कुल जाएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन ये रहा 2 ब्रोमोपेंटेन, सब इसमें यहाँ पर जहां पर हेलोजन अटैच्ड है वो sp3 ही जा रहा है। विनाइल क्लोराइड देखो ये होता है विनाइलिक पोजीशन है, ये रहा। अब विनाइल क्लोराइड ऐसे बैठेगा महाराज, तो जिस पे हेलोजन टंगी हुई है ये तो sp2 हुआ, ये तो नहीं जाएगा। 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, अब देखो ये रहा एसिटोफिनॉन, ये रहा 1 2 2 पे क्लोरो लगा रखा है, ये वाला कार्बन भी कैसा बैठेगा sp2। इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि बोल रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो इसको भी अपन नहीं लेंगे। ट्राइक्लोरो मीथेन बिल्कुल जाएगा, देखो Cl और एक हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन तो sp3 जा रहा है, तो ये भी जाएगा। तो 37 के आंसर हो गए ए और डी। अब 38 पे आ जाइए। इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आओ देखें क्या है। इथाइलिन क्लोराइड ये होता है, ये रहा इथाइलिन, एक्चुअली में इथाइलिन होती है ये। अब इस पर आप Cl चिपका दो तो ये बन जाएगा इथाइलिन क्लोराइड, ये रहे। और इथाइलिडीन मैंने भी आपको बताया, इथाइलिडीन ये होता है, ये इथाइलिडीन क्लोराइड है। अगर आप इन दोनों को देखोगे दोनों के दोनों पोजीशन आइसोमर्स हुए। आओ देखते हैं क्या लिख बोलता है। बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। देखो अल्कोहलिक KOH से यहाँ पर HCl आएगा और एक HCl यहाँ पे आएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है, ठीक बात है। यहाँ पर भी इधर निकलेगा और इधर HCl 2 निकलेंगे, यहाँ पर भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। तो 38 का फर्स्ट तो यहाँ पर बैठ गया। अब बोथ द कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH, बिल्कुल नहीं बनेगा। एक्वस NaOH जब लगाओगे यहाँ पर तो इधर तो OH और OH आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन जब आप यहाँ पर एक्वस NaOH लगाओगे तो इधर 2 OH आ जाएंगे और एक कार्बन पर 2 OH कैसे होते हैं अनस्टेबल, तो क्या बना देगा वो CH3CH, वो पानी निकल जाएगा बाहर। सेम प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं, ये रॉन्ग हो गया। बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन, और अगला बोल रहा है यहाँ पर बोथ द कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो भाई पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा देते हैं आपको। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है नहीं क्योंकि कायरल कार्बन एटम तो है नहीं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि कायरल कार्बन एटम नहीं है। अब जब इनका रिडक्शन करते हैं तो इनका रिडक्शन आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं। रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये Cl हट जाते हैं यहाँ पर, और इसकी जगह पर आ जाता है ये CH3। सेम रिडक्शन आप यहाँ पर करेंगे, आप इससे नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में जिंक HCl से है, चलिए आप इससे कर लीजिए, जिंक HN से कर लीजिए। जिंक HN से आप रिडक्शन करेंगे, ये Cl हट जाएंगे यहाँ पर और आपको इथेन मिलेगा। तो बोथ विल गिव यू द सेम प्रोडक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो 38 यहाँ पर सही जा रहा, ये ए और सी। अब मैं आता हूं 39 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर जेम डाई हैलाइड। अब देखो इथाइलिडीन कितनी बार आ गया यार, और ये जेम डाई हैलाइड है, CH3 CH Cl, यस ये जेमिना डाई हैलाइड है। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था, इधर Cl है, ये तो नहीं है। मिथाइलिन क्लोराइड, अब देखो मिथाइलिन क्या होता है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन। अब ये मिथाइलिन है, अब मिथाइलिन क्लोराइड बोल रहा है। बदमाशी है कि डाइक्लोराइड उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन आप सोचिए ना मिथाइलिन क्लोराइड में अगर सिर्फ एक Cl लगाओगे तो बैलेंसी तो पूरी होगी नहीं कार्बन की, 2 Cl तो लगाने ही पड़ेंगे, और जैसे ही कार्बन पर 2 Cl आए तो ये भी जेम डाइहाइड्राइड हो गया। बेंजाइल क्लोराइड कैसा होता है, बेंजाइल ये रहा बेंजाइल,
इस पर Cl, जब एक ही Cl है यहाँ पर तो डाई हैलाइड तो होगा नहीं, डाई हैलाइड की बात चल रही है, ये तो होगा नहीं। तो आंसर हो गए ए और सी 39 के। 40 पे आता हूं, 40 ये रहा, 40, 41, 42 एक साथ कर लेते हैं तीनों। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी डाइब्रोमाइड। सेकेंडरी देखते पता चल रहा है सेकेंडरी है, कैसे पता है यार, इस कार्बन पर Br लगा है, इधर H लगा है और दो मिथाइल लगे हैं, तो जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ी है वो कार्बन सेकेंडरी होना चाहिए, तो सेकेंडरी है। ये नहीं है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी जाएगा। क्या दिख रहा है आपको, 2 ब्रोमोब्यूटेन दिख रहा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये बिल्कुल जाएगा। इसको देख लीजिए, टर्शरी जा रहा है, एक कार्बन पर 2 तो मिथाइल लगे हैं, तो एक कार्बन पर 2 तो मिथाइल लगे हैं, ये रहा, और साथ में उस पर लगा है Br और फिर आगे CH2 CH3, तो ये तो टर्शरी जा रहा है, ये तो नहीं जाने वाला, तो आंसर हो जाएगा इसका ए और सी। 41 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज एराइल हैलाइड। देखो जरूरी क्या है एरोमेटिक हैलाइड के लिए, एराइल का मतलब एरोमेटिक, कि आपकी जो हेलोजन है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो एरोमेटिक नहीं कहलाएगी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पर। पैरा Cl बिल्कुल जाएगा। देखो आप बाकी आगे पढ़ो ही मत, खाली इतने सेक्शन को देखो। इतना सेक्शन क्या बता रहा है कि C6H4 मतलब बेंजीन रिंग, और एक ऐसा बेंजीन रिंग जिसके पैरा पे Cl लगा है और ये आगे यहाँ पर CH2 इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। इतने से ही पता चल रहा है एरोमेटिक है, ये तो जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये पैरा मिथाइल, फिर आगे पैरा CH3, आगे यहाँ पर प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ है, इधर यहाँ पर C6 पैरा, अच्छा गड़बड़ तो नहीं है, इसको देख लेते हैं बना करके, पहले को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, ड्रॉ कर लेते हैं। इधर से ड्रॉ करता हूँ तेरे को, है ना, ये रहा CH3, इधर CH2, अब इधर ये लगा रखा है इन्होंने CHCl, और इधर जोड़ रखा है बेंजीन, ये दिखा रखा है CHCl, यहीं पे जोड़ रखा है एक बेंजीन जिसके पैरा पर CH3 है। अब आप देखिए यहाँ पर Cl जो है वो बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है कहीं पर भी, इसको तो अपन नहीं मानने वाले हैं। अब इधर देखते हैं, ये जाने वाला है, फर्स्ट और फोर्थ जाने वाले हैं इसमें। 41 का आंसर हो गया, फर्स्ट और फोर्थ, ये भी नहीं जाने वाले। देखो OBr CH2, फिर वही C6H5, बेंजीन पे CH2 लग करके Br लगा हुआ है ऑर्थो पे। आपको दिखाऊं उसकी स्ट्रक्चर कैसी बैठेगी, इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये वाला। इधर से ड्रॉ करते हैं राइट हैंड साइड से, CH3 CH2, फिर ये रहा CH, इस पे लगा रखा है CH3, और एक लगा रखा है इस पर यहाँ पर ऐसे करके बेंजीन, ये रहा बेंजीन। उस बेंजीन पे क्या लगा रखा है CH2, बेंजीन के भी ऑर्थो पे लगा रखा है CH2। ये जो बेंजीन है इसके ऑर्थो पे CH2Br है, तो ये इसके ऑर्थो पे यहाँ पे लगा रखा है CH2Br। अगर ये Br डायरेक्टली कनेक्टेड होता तब तो ये हो जाता एरोमेटिक, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सच बताऊं, इसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन की है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। नीट एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, सिंगल ऑप्शन में डाले जा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 42 पर आते हैं, एल्का हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग विद। अब एल्का हैलाइड अल्कोहल से कैसे कैसे बनते हैं, तो देखो भाई अल्कोहल पर लगाते थे, एक तो हम लोग ZnCl2 + HCl, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते थे। ये क्या यूज करते थे हम लोग, PCl5 PCl3 या P + Cl2, इन दोनों की रिएक्शन से ये सब बनेगा, या P + Br2, इससे बना सकते हैं। तो देखो इससे बना सकते हैं आप, इससे बना सकते हैं आप। अब H2SO4 की Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो H2SO4 की Ki के साथ रिएक्शन नहीं कराई जाती है, NCERT में सवाल भी है। एक्चुअली में इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनना चाहिए, HI बनना चाहिए, और ये HI अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके वाकई में आयोडाइड बना भी देता। आप कैसे करते हैं, आप सोचो ना, अगर मैं आपके सामने से टर्शरी अल्कोहल लेकर के HI या HBr कुछ ले लूँ, तो आप इसको तुरंत किसमें इसमें यहाँ पर आई जोड़ देते, साथ में पानी निकाल देते बाहर। लेकिन NCERT में टेक्स्ट में क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड चैप्टर के अंदर कि जब भी कभी आपको HI बनाना होता है तो Ki का एसिडिफिकेशन करने के लिए आप कभी भी H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं, आप अन्य एसिड्स का प्रयोग करें, लेकिन इसका प्रयोग न करें, क्योंकि H2SO4 एक भयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जैसे ही HI बनता है वो तुरंत उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए एसिडिफिकेशन करने के लिए अगर इसकी जगह पर यहाँ पर कुछ और एसिड लिख रखा होता एसिडिफिकेशन के लिए, H3PO4 लिख रखा होता, तो ये रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर। इसलिए इसका आंसर जाएगा यहाँ पर 42 का आंसर जाएगा, ए और बी दोनों ही इसके आंसर जाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
अब मैं आपको 43 पर लेके चलता हूं। एल्काइल फ्लोराइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ। अब फ्लोराइड्स के लिए तो देखो आप डी ब्लॉक के किसी भी हैलाइड्स को यूज कर सकते हो, तो डी ब्लॉक का फ्लोराइड होना चाहिए। इस रिएक्शन का नाम स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोराइड यूज करें, लेकिन डी ब्लॉक का कोई सा भी, तो डी ब्लॉक के फ्लोराइड यूज कर सकते हो। तो बी और सी इसके आंसर जाएंगे। अमूमन क्या रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, CH3Cl प्लस AgF के साथ हीट करते हैं, तो क्या बना देते हैं CH3F और साथ में बन जाता है AgCl। तो डी ब्लॉक के किसी भी फ्लोराइड को आप अगर हीट कर दें अल्काइल हैलाइड के साथ, तो वो फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चल अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इस पे शॉर्ट आंसर टाइप, जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर है। एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट, बट व्हाई डज प्रिपरेशन ऑफ एराइल आयोडाइड रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीधी सी बात है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप यहाँ पर बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन जब आप ऐसे करके यहाँ पर कुछ I2 के साथ कुछ यहाँ पर लुईस एसिड यूज करके बनाएंगे, तो बन तो जाएगा आयोडोबेंजीन, साथ में यहाँ पर जैसे क्लोरीनेशन कराते हैं तो HCl निकलता है, ब्रोमिनेशन कराते हैं तो HBr निकलता है, यहाँ निकलता है HI, और HI होता है एक बहुत भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बहुत भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण इस एल्काइल जो आपने यहाँ पर एरोमेटिक आयोडाइड बनाया है, इसको वापस रिड्यूस कर देता है बेंजीन प्लस I2 में। इसलिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो HI जैसे ही बने इसको तुरंत मौत के घाट उतार दे, इसको तुरंत वेनिश कर दे, डिमिनिश कर दे, तोड़ दे I2 के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए, पूछ रखा है कि प्रिपरेशन ऑफ एराइल आयोडाइड रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप क्यों नहीं करा सकते, तो आप बताओगे बिकॉज आफ्टर आयोडीनेशन along with aromatic iodide we get HI which is a good reducing agent and it can convert, it can reduce PHI back into benzene and I2. This is why we need some oxidizing agent to oxidize this HI. Out of orthene paradichlorobenzene, which one has higher melting point and why? मेल्टिंग पॉइंट हायर किसका होगा, ऑर्थो पैरा में, जिसकी पैकिंग अच्छी होगी। तो पैकिंग होती है पैरा की अच्छी, NCERT का सवाल है ये भी। ये यहाँ पर ऑर्थो की पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, ऑर्थो के पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं आ पाते हैं, लेकिन पैकिंग किसकी अच्छी होती है, पैकिंग होती है पैरा की अच्छी। आप देखो उसके पार्टिकल एक दूसरे के कितने करीब आ सकते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑफ नाइस पैकिंग इन पैराडाइब्रोमोबेंजीन, सो पैराडाइब्रोमोबेंजीन विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट। विच ऑफ द कंपाउंड विल रिएक्ट SN1? SN1 किसमें फास्ट होगी, जो कार्बोकैटायन अच्छा बनाएगा, कार्बोकैटायन इसमें अच्छा बन रहा है, NCERT का सवाल है ये, इसको लेंगे आप। वाई आयोडोफॉर्म हैज एप्रिशिएबल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आयोडीन देता है, और आयोडीन जो लोग देते हैं वो अच्छे एंटीसेप्टिक होते हैं, और आयोडोफॉर्म के अंदर यहाँ पर 3 आयोडीन मौजूद होते हैं, तो सोर्स ऑफ आयोडीन ये रहता है, इस वजह से इसको एंटीसेप्टिक की तरह पे हम लोग यूज करते हैं। हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएल्कीन्स, एक्सप्लेन। क्यों है, तो कारण ये है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है, रेजोनेंस खूब होती है यहाँ पर। आप बता देंगे यहाँ पर रिएक्टिव कम क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस CCl बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, मुश्किल से टूटता है। डिस्कस द रोल ऑफ लुईस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एराइल ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स इन द डार्क। वो पूछ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ लुईस एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड्स। एराइल ब्रोमाइड्स मतलब जब आप एरोमेटिक ब्रोमाइड्स बनाते हैं या क्लोराइड्स बनाते हैं, आप जब रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर ऐसे करके AlCl3 प्रेजेंस में, इधर HCl आता है, बाहर क्लोरोबेंजीन बनता है, तो पूछ रहा है ये AlCl3 करता क्या है। तो AlCl3 एक्चुअली में इट डेवलप्स हेलोनियम आयंस, मतलब हेलोजन के आयंस बनाता है। तो Cl2 AlCl3 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर बना देता है AlCl4- और इजीली इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का काम करता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का काम करता है, और ये रिएक्शन वहां पर आप दिखा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड A and B विल नॉट रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ NaBr and H2SO4, एक्सप्लेन। इसमें से कौन, अब देखो उसको देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पर क्या पैदा करेगा HBr, तो पूछ रहे हैं में से कौन HBr के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। होना क्या चाहिए, OH की जगह पर यहाँ पर Br आ जाना चाहिए। अब ये OH तो फिर भी आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये OH तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर पे है, तो ये निकलेगा नहीं बाहर, तो ये वाला रिएक्शन करेगा। और आंसर ये है बिकॉज इन सेकंड केस दिस OH is in resonance with benzene
एंड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो इसलिए ये वाला OH यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला है। अगले क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट इन रिएक्शन गिवन बिलो। इस सेक्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछ रखा है, तो मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है, मार्कोनी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्योंकि मार्कोनी ऑफ बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है डबल बॉन्ड में जहां पर हाइड्रोजन में कमी होती है। अब आते हैं आगे उधर चलते हैं। वाई इज सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर वेरी लो। पानी में घुलने के लिए पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी जरूरी है, और आंसर ये होगा बिकॉज हेलो एल्केन्स कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर। हेलो एल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं पानी के साथ। 53 पर आते हैं, लिख रखा है ड्रॉ अदर रेजोनेंट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू दिस। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद बना लीजिएगा। और आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट वेदर द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। अब आप जब इसको देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनानी आती है। ये रहा यहाँ पर, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, आगे फिर आप बना लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर इधर यहाँ पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो पूछ रहा था कि आपसे पूछ रहा था कि बताइए इनमें से ये ग्रुप कैसा है। तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑर्थोपैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल ऑर्थोपैरा पे ही आकर के अटैक करना पसंद करेगा। ठीक है ना, जब भी नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 प्लस, हेलोजनेशन कराओगे तो Br प्लस, इसी जगह पर आकर के आना अटैक करना पसंद करेंगे। 54 पे आते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड। इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड के फॉर्म में क्लासिफाई करना है। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो ये रहा है ब्यूट 2 इन 1 ब्रोमो, ये तो प्राइमरी है, क्योंकि ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक से कनेक्टेड है, तो ये वाला तो प्राइमरी हो गया। फिर ये पूछ रहा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 1 2 3 4 4 ब्रोमो। अगर आप इसे देखेंगे तो ये तो सेकेंडरी है, क्योंकि ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 से कनेक्टेड है, सेकेंडरी है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये रहा भाई साहब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये कैसा बैठेगा यहाँ पर, टर्शियरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। कंपाउंड ए फॉर्मूला C4H9Br इज ट्रीटेड विद एक्वस केवस सॉल्यूशन। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ए ओनली। अब पहले आप देखो C4H9Br का क्या क्या चीजें आप बना सकते हैं। तो C4H9Br को अगर हम देखें तो आइए देखते हैं। पहले देखो C4H9Br का एक ये बना सकते हैं आप, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल और साथ में एक Br, टर्शियरी हैलाइड बना सकते हैं। एक C4H9Br का आप ये प्राइमरी हैलाइड भी बना सकते हैं। एक C4H9Br का आप ये भी बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके से C4H9Br लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि कंपाउंड ए के बारे में बताइए, पूछ रहा है राइट डाउन द स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ऑफ बोथ द कंपाउंड्स ए एंड बी। अब क्या है ए एंड बी, बोल रहा है जो ए है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड ए की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा। आपको पता है NSR 2 प्रकार की होती हैं, SN1 या SN2। SN1 में सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, बेस पर नहीं, और SN2 में एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड करता है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो बोल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जब वो ए से रिएक्शन करता है तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि आपका एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन को फेवर करने वाला होना चाहिए। तो SN1 को फेवर करने वाला सबसे बेहतरीन हैलाइड कौन सा बनना चाहिए, टर्शियरी। तो ये हो गया आपका ए। और क्या पूछ रहा है, व्हेन अनदर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ बी, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ बी, तो इन दोनों में से तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ये वाला है भैया, तो लो सीधा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ बी। उसके बारे में क्या पूछ रहा है, जब वो रिएक्शन कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, KOH पे भी और कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड दोनों पर। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हुई होगी, SN2। ऑप्टिकली एक्टिव यही बन सकता है और कोई ऑप्टिकली एक्टिव इसमें बनेगा नहीं। तो आपका ए हो गया ये, बी हो गया ये। तो पहले तो पूछा था ए और बी की स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बना दी है। आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स विच वन विल बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि रिएक्शन होने के बाद इन्वर्जन किस में होगा, इन्वर्जन हुआ करता है बोल्डन इन्वर्जन, किस में होता है, SN2 के केस में। और SN2 इन दोनों में से कौन सा फेवर कर रहा है, ये। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 इज ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो C7H8 क्या हो सकता है, C7H8 ये तो यहाँ पर उन्होंने टॉल्विन का फॉर्मूला लिख दिया। तो C7H8 ये रहा टॉल्विन,
किससे रिएक्शन करा रहे हैं, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है, हैलोजनेशन। और क्या होता है इसमें, CH3 के साथ डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो एक Cl कहाँ लगा देंगे, ऑर्थो पे, और एक Cl कहाँ पे लगा देंगे आप, यहाँ पर पैरा पे। अगला आ जाइए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसके ऊपर यहाँ पर या तो Cl एक बार यहाँ ऐड कर सकते हैं या Cl एक बार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो जनाब इसके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। ये रहे 5, ये रहे 5। या तो आप Cl यहाँ पर जोड़ सकते हैं इधर से सेकंड पर, या 1 2 3 थर्ड पर जोड़ सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 पर। ये इस पूरे में अगर मैं पूछूं, बोलूं आपको कि जितने सवाल मैंने अभी तक आपको करवाए उनमें सबसे बेस्ट सवाल है, तो कोई गलती ना होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। अब तक आपने जितने सवाल करे उसमें रैंकिंग करनी चाहिए, तो सबसे नंबर 1 इसी सवाल को डालना चाहिए, क्योंकि वाकई में बहुत गजब सवाल है। आपसे पूछा सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताइए। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताने के लिए आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा। अगर जहाँ तक मोलर मास देख रहे हो, मोलर मास सबका बराबर है। फिर क्या देखना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए पैकिंग देखते हैं हम लोग। पैकिंग किसी की भी अच्छी नहीं है, सब अनसिमेट्रिकल से हैं। फिर क्या चेक करते हैं, फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर कि कौन सा इसमें से ज़्यादा पोलर है, क्योंकि जो पोलर ज़्यादा होगा उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ होगा वो अच्छा होगा, उससे मेल्टिंग पॉइंट में इजाफा हो सकता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग केस बनता है। ये Cl कैंसिल आउट, ये मिथाइल डोनेटिंग, ये डोनेटिंग कैंसिल आउट। इसका म्यू तो आ रहा है 0। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसी का होगा, सेकंड वाले का सबसे कम होगा। अब बचे ये दो, इन दोनों में देखो मिथाइल मिथाइल कैंसिल आउट, यहाँ पर भी मिथाइल मिथाइल कैंसिल आउट, लेकिन Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इधर भी विड्रॉ करेगा। बीच में एंगल कितना आएगा, यहाँ पर 60 डिग्री। Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, Cl यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यहाँ पर जो बीच में एंगल आएगा कितना आएगा, 120 डिग्री। आपको पता है वेक्टर्स में रिजल्टेंट बड़ा तब आता है जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल छोटा हो। तो एंगल छोटा यहाँ पर है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसी के अंदर डायपोल डायपोल स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी, मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का अच्छा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जाना चाहिए, फिर थर्ड, और फिर सेकंड। ये अपने आप में बहुत उम्दा क्वेश्चन है, JEE एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है। वहाँ पर भी आएगा तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। अब आगे आएंगे तो आते हैं 59 पर। राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम फॉर नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो नियो कैसे लिखते हैं भाई, ये रहा 2 मिथाइल, ऐसे करके बन गया नियो ग्रुप, और लो ये रहा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम लिख लो 1 2 3। क्या नाम बैठेगा, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। A hydrocarbon of molar mass 72 gram per mole give a single monochloro derivative and 2 dichloro derivative upon photochlorination give the structure of hydrocarbon। 72 का मतलब हाइड्रोकार्बन लिखना है आपको, तो 5 तो कार्बन ले लो। 5 कार्बन का मोलर मास कितना हो गया, 12 × 5 60। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 हो गया ना। CnH2n+2 का फॉर्मूला बैठ गया, C5H12 बैठ गया। अब C5H12 की कह रहा है वो ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ कि जब मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन कराऊं तो एक प्रोडक्ट आए, और डाइक्लोरोक्लोरिनेशन कराऊं तो 2 प्रोडक्ट आए। तो इसमें स्ट्रक्चर सिर्फ यही बैठ सकती है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये यही बैठ सकती है। अब देखो कैसे बैठ सकती है, देखो ये C5H12 हो गया, कैसे बैठ सकती है। देखो अगर मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन कराऊंगा तो मोनोक्लोरिनेशन कराने में यहाँ पर इसके अतिरिक्त और कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप Cl लगा सकें, सिर्फ यही जगह है। अब यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, बात एक ही है। अब डाइक्लोरोनेशन में 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, आओ दिखाता हूँ। फोटोक्लोरोनेशन मतलब लाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। 2Cl2 आपने लगा रखा है, तो इधर मैंने लगा रखा है 2Cl2 लाइट के प्रेजेंस में। चलो बनाते हैं। तो 2 प्रोडक्ट क्या क्या आ सकते हैं, देखो क्या क्या आ सकते हैं 2 प्रोडक्ट। एक तो ये आ सकता है कि एक Cl यहाँ लगा दूँ और एक Cl यहाँ लगा लूँ, एक तो 2 प्रोडक्ट, एक तो बन सकता है ये। और क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है ये कि मैं दोनों Cl एक ही जगह लगा लूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता जनाब। अब आप CH_Cl2 यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, बात एक ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट लेवल के मतलब का क्वेश्चन तो बैठता है, JEE मीन्स लेवल का भी बैठता है। नेम द एल्कीन विच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बाय इट्स रिएक्शन विद HCl। अब HCl के साथ एल्कीन की रिएक्शन पे क्या बनाने के लिए कह रहा है, बनाने के लिए आपको कह रहा है कि आपको बनाना है 1 क्लोरो 1 मिथाइल। तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल है। अब आपसे बोला कि इसकी रिएक्शन किस एल्कीन से कराई जाए जो ये प्रोडक्ट बन जाए। तो क्या एल्कीन हो सकती है, अगर सबसे अप्रोप्रिएट एल्कीन बोलोगे तो ये होगी, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा।
मार्कोनी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग H यहाँ जुड़ जाएगा इस जगह पर। और क्या हो सकता है, को ज़रूरी है तो मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग H नहीं Cl कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, इस वाली एल्कीन की रिएक्शन अगर आप करवाएंगे HCl के साथ, तभी भी तो H यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ जुड़ेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। तो दोनों एल्कीन आपके पास हो सकती हैं, दोनों बन गई। अगर इसका IUPAC नेम कोई पूछे तो ये 1 2 3 4 5 6 आप इसका नाम बोल सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और इसका क्या नाम बोलेंगे, अगर ये वाली एल्कीन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मिथाइलिडीन, इसको बोलेंगे मिथाइल, ये ग्रुप कहलाता है मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। दो नाम यहाँ पर हो सकते हैं। अगर स्कूल के हिसाब से बोर्ड लेवल पे अगर आप देखना चाहें तो सिर्फ इतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए अब 62 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस क्यूएच मोस्ट इजीली, एक्वस क्यूएच के साथ सबसे इजीली कौन सी इसमें से रिएक्शन करेगी, गिविंग रीजन। देखो ये रहा 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये रहा 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये लो ये रहा 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये रहा 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये रहा 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ये रहा 2 क्लोरोब्यूटेन। अब अगर आप इन सब में देखो तो एक्वस क्यूएच दे रखा है, कैसा बेस है, वीक बेस। वीक बेस क्या पसंद करता है, SN1। SN1 को क्या चाहिए, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन सबसे अच्छा कौन बनाएगा, ये वाला, क्योंकि इसका ये बनेगा कार्बोकैटायन। इसके अंदर 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी, सबसे अच्छा ये जाएगा। तो सबसे फास्ट तो ये रिएक्शन करेगा। रीजन पूछा था क्योंकि हमने एक्वस क्यूएच लिया है, वीक बेस है और वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। वाई कैन एराइल हैलाइड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। वो ये कह रहा है आपसे कि जब आप नॉर्मली रिएक्शन कराते हो, माना मैं यहाँ पर ऐसे करके CH3 ये OH लेता हूँ, तो आप HCl और ZnCl2 से रिएक्शन कराते हो तो उसका कहना है ये बना लेते हो आप आराम से, ल्यूकास रिएजेंट है ना ये प्रोडक्ट बना लेते हो। वो कह रहा फिनॉल क्यों नहीं कर पाता, फिनॉल के साथ आप ये रिएक्शन क्यों नहीं करा पाते हो, क्या दिक्कत है, फिनॉल यहाँ पर इसकी जगह पर Cl क्यों नहीं लगाता। तो आंसर ये बिकॉज OH अंडरगोज रेजोनेंस विद बेंजीनिंग, so in place of single bond there is double bond in between carbon and oxygen which is difficult to break, so this reaction is not possible। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। इन दो में से पूछ रखा किस में SN1 फास्ट होगी। SN1 किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो आप बोलोगे आउट ऑफ A एंड B प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इसको हटा दीजिए, इसकी जगह पर प्लस लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह पर प्लस लगा दीजिए। सिंस B प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हेंस B विल अंडरगो SN1 फास्ट, तो आंसर जाएगा ये। एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब ये रहा एन प्रोपाइल क्लोराइड और ये रहा हमारे पास एलाइल क्लोराइड। तो ये हाइड्रोलिसिस इजीली क्यों हो जाता है, तो सबसे पहले बोलेंगे आप हाइड्रोलिसिस इज अ काइंड ऑफ SN1 रिएक्शन एंड वी नो दैट इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरमीडिएट, सो एलाइल क्लोराइड विल प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये अच्छा कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा, ये बढ़िया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए एलाइल क्लोराइड की रिएक्शन फास्ट होगी। आगे चलेंगे। व्हाट इज नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट। ये NCERT का सवाल है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट को बनाते समय मॉइस्चर से क्यों अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ग्रिग्नाइट रिएजेंट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस एंड इफ वाटर इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर देन it will immediately convert itself into alkane। ये हाइड्रोलिसिस करके अपना एल्केन बना देता है। हाउ डू पोलर सॉल्वेंट्स हेल्प इन द फर्स्ट स्टेप इन SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकैटायन बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हैलोजन और कार्बन चेन को अलग करने के लिए सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। तो आपसे पूछा भाई सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तो पोलर सॉल्वेंट कहेगा मुझे पोल्स दो, मुझे आयंस दो, तो आप सिर्फ इतना बोलोगे कि यहाँ पर कि पोलर सॉल्वेंट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। बस इतना ही आंसर आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। व्हाट इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ही टेस्ट है सबसे अच्छा, उसका नाम है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होता है और जब ब्रोमीन वाटर किसी चीज़ पर पड़ता है तो उसकी ब्रोमीन इन डबल बॉन्ड पे चिपक जाती है। ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे चिपक जाती है, सोल्यूशन के अंदर से ब्रोमीन गायब हो जाती है और आपका सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को पता लगाने के लिए ब्रोमीन वाटर ऐड किया जाता है। डाइफिनाइल्स आर पोटेंशियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एराइल हैलाइड्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है,
ये रहा एराइल हैलाइड्स, क्या लगाएंगे इस पर Na और क्या लगाएंगे ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है ये, फिटिंग रिएक्शन है, ये बन गए यहाँ पर बाइफिनाइल्स, फिटिंग रिएक्शन से बना लेंगे, तो फिटिंग रिएक्शन से बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आईयूपीएसी ने लिखने के लिए कहा डीडीटी का और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। तो बेंजीन तो ये रहा बेंजीन और उस पर हेक्साक्लोराइड, तो Cl 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 Cl, नंबर डालोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब डीडीटी का देख लीजिए, डीडीटी ये होता है पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये होता है डीडीटी। इस ग्रुप का नाम है क्लोरोफिनाइल, इसका नाम है क्लोरो। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 1 1 1 ट्राइक्लोरो। फिर ये अगर इतना होता तो आप इसे फिनाइल ग्रुप बोलते, लेकिन यहां पर भी कुछ लगा हुआ है Cl, नंबर डालना पड़ेगा 1 2 3 4, क्या बोलेंगे आप, 2 लगे हुए हैं, तो 2,2 डाई ब्रैकेट में कौन सा ग्रुप लग रखा है, 4 क्लोरो फिनाइल, ये ग्रुप लग रखा है, और लास्ट में बोलेंगे इसको इथेन। इसका आईयूपीएसी नेम जाएगा। बहुत अच्छा है, गड़बड़ हो सकती है, अच्छा है आपसे पढ़ करके जाएं। व्हाट आर द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ, दोनों हो गए हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन स्पेशली बीटा एलिमिनेशन आर एज कॉमन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्पेसिफाई द रिएजेंट इन बोथ द केसेस। लो जी, कौन कौन से रिएजेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो आपको दिखा देते हैं भाई, ये बड़ी सामान्य सी चर्चा है। आप ये देखो जरा, ये रहा मेरे पास इधर Cl, अगर मैं यूज करता हूं एक्वस KOH, तो एक्वस KOH क्या करता है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन, KCl निकाल देता है, वाटर निकाल देता है, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन फेवर करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसी के अंदर यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH, तो फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, यहाँ पर KCl और साथ में बाहर आता है, यहाँ पे वाटर नहीं आएगा, यहाँ वाटर नहीं आएगा, KCl सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पर वाटर बाहर आएगा। तो उसने पूछा था रिएजेंट बता दीजिए, तो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है और एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है। हाउ विल यू ऑब्टेन मोनोब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, तो ये रही हमारे पास एनिलीन, एनिलीन पर सबसे पहले हम लगाएंगे NaNO2 + HCl, और NaNO2 + HCl लगा करके 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखेंगे, जिससे मुझे PHN2Cl मिलेगा। और अब मैं इसको HBr कॉपर के साथ गटरमैन रिएक्शन करा दूंगा, तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा और साथ में HCl मिल जाएगा। इस रिएक्शन का अपन प्रयोग कर सकते हैं। एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसके ऊपर पीछे भी सवाल आ रखा है, वही सवाल उन्होंने दोबारा बना लिया। एराइल हैलाइड्स के केस में जब आप ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर -R ग्रुप लगाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो आपसे पूछा है इनको अरेंज करने के लिए, तो सबसे तेज कौन रिएक्शन करेगा, सबसे तेज तो थर्ड करेगा। आपको याद है ये रूम टेम्परेचर पे सिर्फ गर्म पानी से रिएक्शन कर लेता है, इसको NaOH भी नहीं चाहिए। इसको रिएक्शन करने के लिए NCERT ने दे रखा, कितना दे रखा, 443 केल्विन पे रिएक्शन करता है। ये कितने पे करता है, 368 केल्विन पे करता है। और अगर ये भी ना लगा हो तो फिर 623 केल्विन पे रिएक्शन करता है। NCERT की रिएक्शंस तो हैं ये। तो थर्ड आएगा, थर्ड के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा। आगे चलते हैं, तो ये आ गया हमारे पास इधर tertiary butyl bromide reacts with aqueous NaOH by SN1 mechanism while normal butyl bromide by SN2। why? तो भैया सीधी सी बात है कि SN1 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकटायन है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी कि इसकी बात चल रही है, it will provide you more stable carbocation, this is why it favors SN1 reaction, while N-butyl bromide, this is N-butyl bromide, और इसको अगर आप देखोगे तो it will not produce more stable carbocation। सो SN2 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, SN2 रिएक्शन के लिए चाहिए होता है कि जो लिविंग ग्रुप है उसके चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। तो प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड के अंदर चूंकि लिविंग ग्रुप Pr के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल फेवर SN2 मैकेनिज्म। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन HCl इज एडेड टू आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन में आपने HCl ऐड किया, देखो ये रही ब्यूटीन, ये हुई ब्यूटाइलीन, लेकिन आपसे क्या बोल रखा है, आइसोब्यूटाइलीन, तो आइसोब्यूटाइलीन ऐसे लिखी जाएगी। इस पर HCl ऐड किया गया है और आपसे पूछ रहे हैं मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट तो बन जाएगा इसका ये। अब वो आपसे पूछ रहा है इसका मैकेनिज्म भी लिख दीजिए, तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, तो
आइए थोड़ा सा मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं इसका, कैसे लिखा जाएगा मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास है, अब HCl के साथ रिएक्शन चल रही है और प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसका मैकेनिज्म लिखना है। तो मैकेनिज्म लिखने के लिए ये आपके पास एल्कीन है, सबसे पहले H आयन अटैक करने के लिए आएगा, और H आयन अटैक करने के लिए आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे करके, और ये H चिपक जाएगा यहाँ पर, H ये यहाँ पर चिपक जाएगा तो इस जगह पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। आप समझिए बॉन्ड टूटने से यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया होगा, माइनस में तो हाइड्रोजन चिपक गई, प्लस आ गया होगा यहाँ पर, और फिर Cl नेगेटिव ने इस जगह पर कर दिया होगा आक्रमण, और प्रोडक्ट बन गया होगा ये। ठीक, आइए वापस चलते हैं, आगे क्या पूछा हुआ है सवाल में पूछ रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एरीन। तो हेलो एरीन्स तो ये रही, अब हेलो एरीन्स के अंदर ये X बॉन्ड है, X लगा हुआ, यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, आपको मालूम है। ये क्या काम करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस करने से यहाँ पर कैसा करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपसे पूछा है यहाँ पर नेचर, तो बता देना बिकॉज ऑफ रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज प्रेजेंट। हाउ कैन यू ऑब्टेन आयोडोइथेन फ्रॉम इथेनॉल। अब आयोडोइथेन फ्रॉम इथेनॉल बनाना है, और when no other iodine containing reagent except NaI is available, NaI के अलावा कुछ और आपको यूज़ नहीं करना है, और आयोडोइथेन बनाना है इथेनॉल से, तो क्या कर सकते हैं, ये रहा CH3CH2OH। सबसे पहले तो मैं इसमें PCl5 लगाऊंगा, PCl5 लगने से क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl, और फिर NaI कहा है, कौन सी रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकरस्टीन, एसीटोन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3CH2I अपने आप बन जाएगा आयोडोइथेन। तो सामान्य है, आइए देख लेते हैं आगे। साइनाइड आयन एक्ट्स एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम विच एंड इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब ये रहा, एम्बिडेंटेड वो होते हैं जो दोनों जगहों से अटैक करें। नेगेटिव चार्ज से अटैक करना इजी होता है बनिस्बत लोन पेयर के, इसकी ये वाली साइड स्ट्रॉन्गर होती है। क्यों स्ट्रॉन्गर होती है, क्योंकि लोन पेयर जब वो डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज डोनेट करना इजी, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे, उसे डोनेट करना इजी होता है। किसी रिएक्शन में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये रहा, मैंने यहाँ पर NaCl ले रखा है, रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट Cn बनता है, साथ में यहाँ पर NaCl बाहर आ जाता है। तो ये रहे यहाँ पर NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।